तो मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। इस बार 24 अक्टूबर को दशहरा है और इस दशहरे को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में एक सस्पेंस बन गया है। सस्पेंस इस बात का कि बीजेपी की दिग्गज नेता पंकजा मुंडे क्या पार्टी से इस्तीफा दे देंगी, किसी और पार्टी में शामिल हो जाएंगी या फिर अपनी नई पार्टी बनाएंगी। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पंकजा मुंडे बार बार अपने बयानों से या अपने बर्ताव से ये जता चुकी हैं कि वे पार्टी में खुश नहीं हैं। उनका भी हाल ही में एक ताजा बयान आया है जिसने फिर एक बार इस चर्चा को गर्म कर दिया है कि पंकजा मुंडे आने वाले वक्त में बीजेपी को छोड़ कोई दूसरा रास्ता अपना सकती हैं। तो क्या है वो बयान, मैं आपको बताता हूं पढ़कर। उन्होंने एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत में यह बयान दिया है कि मैं अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर असमंजस में हूं क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मेरे व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन में क्या चल रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव के रूप में काम का दायरा सीमित है। महाराष्ट्र की राजनीति में मेरी कोई भूमिका नहीं है। भविष्य आगे क्या होगा इस पर सभी लोगों की तरह मेरी भी निगाहें लगी हैं। तो इस बयान के काफी बड़े मायने हैं। ये सीधे तौर पर ये बता रही हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति से इनको अलग कर दिया गया है और केंद्र में ऐसे पद पर भेजा गया है जहां पर इनके पास करने के लिए कोई काम ही नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में, महाराष्ट्र बीजेपी में पंकजा मुंडे को एक तरह से देवेंद्र फडणवीस का विरोधी माना जाता है और ये विरोध बीते चंद सालों में काफी मुखर होकर सामने आया है। साल 2014 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे और बीजेपी जब सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और जब तक कि देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान नहीं हुआ था कि वे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तब तक कुछ नामों पर चर्चा चल रही थी कि मुख्यमंत्री की रेस में कौन हो सकता है। तो उनमें एक विनोद तावड़े का भी नाम था, एकनाथ खड़से का भी नाम था और उनके साथ ही पंकजा मुंडे का भी नाम था। पंकजा मुंडे का परिचय यह है कि वे महाराष्ट्र के ओबीसी समुदाय की एक बड़ी नेता हैं। मराठवाड़ा इलाके में इनकी काफी अच्छी बैठ रही है। ये 3 बार परली विधानसभा सीट से विधायक चुनी गई हैं और बीजेपी के दिवंगत दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री रहे गोपीनाथ मुंडे की ये बेटी हैं। लेकिन हुआ ये कि 2014 में ऑल ऑफ सडन किसी ने उम्मीद नहीं की थी और अचानक में नाम का ऐलान कर दिया गया देवेंद्र फडणवीस का कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। यह ऐलान काफी चौंकाने वाला था क्योंकि बहुत ही कम बार ऐसा हुआ है कि कोई ब्राह्मण जो है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना हो। उनके पहले मनोहर जोशी एक बने थे, वो भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे, उनको हटाकर एक मराठा यानी कि नारायण राणे को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस के नाम ने सभी को चौंकाया। लेकिन उसके पहले तक पंकजा मुंडे को उम्मीद थी कि शायद वे मुख्यमंत्री बन जाएंगी और इसलिए जनसभाओं में वो ये बात कहती थी कि लोगों के मन की मुख्यमंत्री तो मैं ही हूं, लोग इन्हें ही मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ये बन नहीं पाई और इनकी जगह पर देवेंद्र फडणवीस बन गए मुख्यमंत्री। अब देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद पंकजा मुंडे को उनकी कैबिनेट में शामिल किया गया, वे एक मंत्री बनी। लेकिन इसी बीच उनके ऊपर आरोप लगा चिक्की घोटाले में शामिल होने का। उनके मातहत विभाग में एक घोटाला हुआ और जिसको लेकर विपक्षी पार्टी की ओर से पंकजा मुंडे पर आरोप लगाए जाने लगे, उनका इस्तीफा मांगा जाने लगा कि वे भी इस घोटाले में लिप्त हैं। अपने पीछे लगे इन आरोपों को लेकर पंकजा मुंडे कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार मान रही थी और उनका मानना था कि ये एक देवेंद्र फडणवीस की साजिश हो सकती है कि उन्हें इस तरह से इस मामले में फंसाया गया, उनका नाम घसीटा गया। लेकिन एकदम मुखर होकर खुलकर उन्होंने सीधे तौर पर देवेंद्र फडणवीस पर आरोप नहीं लगाए थे, लेकिन अपनी नाराजगी वो जताती रही थी और कई माध्यमों से उन्होंने नाराजगी जताई। कई बार अपने ट्विटर से वो बीजेपी का नाम हटा देती थी। इसके बाद 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो जिस परली विधानसभा सीट से पंकजा मुंडे चुनाव लड़ती थी
वहां से वे हार गई और उन्हें हराया उन्हीं के चचेरे भाई धनंजय मुंडे ने, जो कि एनसीपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे। अपनी इस हार के पीछे भी पंकजा मुंडे को लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनके खिलाफ साजिश रची गई है और उन्हें हरवाने में और धनंजय मुंडे को जितवाने में पार्टी के अंदरूनी लोग भी शामिल हैं और ये लोग शायद देवेंद्र फडणवीस के लोग हैं, क्योंकि ये बात किसी से भी छुपी नहीं थी कि धनंजय मुंडे और देवेंद्र फडणवीस एक दूसरे के दोस्त हैं। और ऐसे में पंकजा मुंडे को कमजोर करने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने धनंजय मुंडे का साथ दिया। इस तरह का एक नैरेटिव शुरू हो गया। धनंजय मुंडे वो शख्स भी हैं, आपको याद होगा कि जब 2019 में महाराष्ट्र का सियासी ड्रामा चल रहा था और एक सुबह जब अचानक देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने जाकर शपथ ले ली थी मंत्री पद की, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए थे और अजीत पवार मुख्यमंत्री बन गए थे, तो उस वक्त जो विधायक साथ गए थे अजीत पवार के राजभवन में, और जिस जगह से साथ गए थे वो जगह थी धनंजय मुंडे का बंगला। तो देवेंद्र फडणवीस के साथ धनंजय मुंडे की करीबी किसी से छुपी नहीं है। तो ऐसे में पंकजा मुंडे को लगा कि उनकी हार के पीछे कहीं ना कहीं फडणवीस की भूमिका हो सकती है। इसके बाद में महाराष्ट्र की राजनीति से पंकजा मुंडे दरकिनार होती रही और फिर उन्हें केंद्रीय राजनीति में भेज दिया गया बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव बनाकर, यानी कि महाराष्ट्र की राजनीति से पूरी तरह से उन्हें अलग कर दिया गया। और इसकी वजह से भी वो नाराज नजर आई। काहे बगाहे वो इस तरह के बयान देती रही जिसमें कि उनकी नाराजगी झलकती थी। ये पता चलता था कि खुद को इस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति से दूर किए जाने से वे खफा हैं, नाराज हैं। अच्छा, इस बीच में एक नया डेवलपमेंट अब से कुछ महीनों पहले ही हुआ। अब तक आप ये खबरें पढ़ते होंगे कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो आमतौर पर, या फिर राज्य की भी जांच एजेंसियां हैं जो बीजेपी शासित राज्य हैं, वो विपक्षी पार्टियों को निशाना बनाती हैं, उनके नेताओं को निशाना बनाती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करती हैं, उनके नेताओं को गिरफ्तार करती हैं। लेकिन पंकजा मुंडे के मामले में एक बड़ी अचरज भरी बात हुई। जीएसटी ने उनके परिवार की ओर से चलाई जा रही एक शुगर मिल पर ही छापा मार दिया और वहां रखी साधन सामग्री को जब्त कर लिया। इस शुगर मिल का नाम वैद्यनाथ शुगर फैक्ट्री है और यहां पर ये छापा अब से कुछ दिनों पहले मारा गया था और 2 बार इस तरह की छापे की कार्रवाई हुई थी। पंकजा मुंडे इस बात से भी नाराज हो गई कि महाराष्ट्र में और केंद्र में दोनों ही जगह उन्हीं की पार्टी का शासन है और इसके बावजूद उन्हें कोई मदद नहीं मिली और इस तरह से उनकी फैक्ट्री पर इन एजेंसी का छापा मारा गया। टैक्स इवेजन के मामले में, टैक्स ना चुका पाए जाने के मामले में यह कार्रवाई की गई थी। तो इसके बाद से लगातार पंकजा मुंडे को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पंकजा मुंडे कहीं पार्टी से इस्तीफा ना दे दें। और सभी की नजर 24 अक्टूबर यानी दशहरे के दिन पर इसलिए रहेगी क्योंकि दशहरे का दिन महाराष्ट्र की राजनीति में एक खास दिन होता है, इसकी एक सियासी अहमियत होती है। दशहरे के दिन 2 बड़ी सियासी रैलियां हर साल आयोजित होती हैं। एक रैली शिवसेना की ओर से आयोजित की जाती है शिवाजी पार्क में, जहां पर शिवसेना की स्थापना से लेकर के पिछले साल तक ठाकरे परिवार का ही सदस्य रैली को संबोधित करते आए हैं और इस बार भी उद्धव ठाकरे करने वाले हैं। और इस सालाना दशहरा रैली में उनकी ओर से शिवसैनिकों का मार्गदर्शन किया जाता है, आगे का एजेंडा बताया जाता है और विरोधियों पर प्रहार किया जाता है। उसी तरह से गोपीनाथ मुंडे ने भी परंपरा शुरू की दशहरे के दिन रैली लेने की और यह परंपरा उनके निधन के बाद उनकी बेटी पंकजा मुंडे ने कायम रखी। अच्छा, इस बीच एक और भी डेवलपमेंट ये हुआ कि महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन को लेकर हंगामा शुरू हो गया। जालना में जो है पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई जगहों पर हिंसा हुई और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने यह कहा कि मराठाओं को आरक्षण मिलेगा ओबीसी के कोटे से। अब ये बोलना जो है महाराष्ट्र सरकार की ओर से ऐसा बयान आया, उससे एक और विवाद शुरू हो गया
और जो तमाम ओबीसी नेता थे उन्होंने कहा कि अगर मराठाओं को आरक्षण देना हो तो दो, लेकिन ओबीसी के कोटे से नहीं देना है। और पंकजा मुंडे ने भी यही बात कही। तो एक तरफ उनकी सरकार जूझ रही थी कि मराठा आरक्षण के मसले को कैसे हल करें, और दूसरी तरफ पंकजा मुंडे ने यह बयान दे दिया कि अगर आपको जो भी करना है, लेकिन ओबीसी के कोटे को हाथ नहीं लगाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर मराठाओं को आरक्षण देना है तो ओबीसी कोटे से बाहर से दीजिए। तो इस बात को लेकर भी पंकजा मुंडे पार्टी से नाराज थी। और अब 24 अक्टूबर को यह देखना दिलचस्प होगा कि पंकजा मुंडे क्या रुख अपनाती हैं, क्या ऐलान करती हैं। क्या वो बीजेपी में बनी रहती हैं या फिर अपनी कोई नई राह चुनती हैं। तो हमारी नजर रहेगी पंकजा मुंडे पर, आगे वो क्या करती हैं। इन तमाम विषयों पर हम बात करते रहेंगे। आप बने रहिए 4 PM महाराष्ट्र के साथ। धन्यवाद।